नारी का सौंदर्य एक ऐसा अस्त्र है जो अच्छे अच्छे योद्धाओं को हरा देता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि भी इसके आकर्षण में फंसकर अपनी साधना भंग कर बैठते हैं। फिर इस सौंदर्य के साथ जब माया भी घोल दी जाती है तो दुनिया का कोई भी पुरुष उससे बच नहीं सकता। अधीश तो एक नौजवान युवक है, वो कैसे इससे अछूता रह सकता था? लेकिन आकर्षण में अंधा हुआ पुरुष इसके पीछे छिपा विभत्स षड्यंत्र तो देख ही पाता। क्या अधीश भी ऐसी ही किसी मायावी साजिश का शिकार हो चुका है? क्या अब वो हमेशा के लिए इस जाल में फंस चुका था? क्या वो कभी इसकी जकड़ को तोड़कर बाहर असली दुनिया में वापस आ सकेगा? अधीश जब पानी में उतरा था उसकी आंखें बंद थीं। उसने कुछ नहीं देखा कि वो कहां जा रहा है, ना ही उसे इस बात की फिक्र थी। उसे बस महसूस हो रहा था कि किसी मखमली गहराई में वो डूबता जा रहा है। और उस समय उसे बहुत सुख मिल रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक महल में पाया, लेकिन वहां पानी का नामो निशान नहीं था। ना ही वो महल उसके देखे दूसरे महलों की ही तरह था। उसकी बनावट और सुंदरता अनुपम थी। आंखों को चौंधिया देने वाला प्रकाश था, मन को शांति देने वाली ठंडक थी। दासियां यहां वहां घूम रही थीं, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सर घुमाकर यहां वहां देखा, लेकिन उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं दिया जिससे वो कुछ पूछ सके। सुनिए, अधीश ने एक दासी को आवाज देकर बुलाया। ये कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आया? उसकी बात सुनकर दासी हंस पड़ी। उसे हंसता देख अधीश हैरान रह गया। आप हंस क्यों रही हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसने कहा। वो दासी हंसते हुए ही बोली, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं भोजन लगवाती हूं। अब अधीश का पारा चढ़ने लगा। हो ना हो यही सब मुझे यहां लेकर आए हैं और अब मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उसने चिल्लाकर कहा, सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो वरना। अधीश की आवाज से पूरा महल थर्रा उठा। वहां की शांति भंग हो गई। वो दासी भी थोड़ा घबरा कर बोली, मैं अभी राजकुमारी जी को भेजती हूं। ये सुनकर भी अधीश शांत नहीं हुआ। उसी तरह चीख कर बोला, मुझे उसके पास लेकर चलो। ठीक है, कहकर वो दासी चल पड़ी और अधीश उसके पीछे चलने लगा। अधीश का गायब होना सभी के लिए चिंता की बात थी। सामंत रणधीर तक भी ये बात पहुंची। वे खुद विश्वा से मिलने चले आए। विश्वा को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए विश्वा जी, हम जल्दी ही अधीश को खोज लेंगे। विश्वा ने उत्तर दिया, हाँ सामंत जी, वैसे मुझे अधिक चिंता नहीं है। वो पहले भी एक खोज के सिलसिले में कई कई दिन घर से बाहर रहा है। इस बार भी शायद अचानक कहीं चला गया होगा। आ जाएगा कुछ दिनों में, आप देखिएगा। सामंत मुस्कुराकर बोले, हाँ जल्दी से लौट आए तो ठीक रहेगा, फिर हमें आगे भी कई काम करने हैं। ये कहकर उन्होंने देवयानी की ओर देखा जो एक कोने में सर झुकाए खड़ी थी। विश्वा समझ गए कि सामंत का इशारा किस तरफ है। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वैसे भी अभी वे कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। भले ही सबको विश्वा यही विश्वास दिला रहे हों कि वे अधिक चिंतित नहीं हैं, लेकिन असलियत में वे ही सबसे ज्यादा चिंता में डूबे हुए थे। बस ये सब बोलकर अपने मन को समझा रहे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि इतने दिनों से अधीश से उन्होंने बात तक नहीं की है और हो ना हो वो उन्हीं से गुस्सा होकर कहीं चला गया है। लेकिन सिर्फ अपने परिवार को संभालने के लिए वे शांत दिखाई दे रहे थे। सामंत ने उन्हें चुप देखकर कहा, मैंने आसपास के अनेक नगरों में अपने गुप्तचरों को सावधान कर दिया है। आप भी वासुदेव जी से कह के उनके गुप्तचरों को अधीश का पता लगाने का कह दीजिए। जी, मैंने पहले ही सबको आगाह कर दिया है, वासुदेव ने कहा। अधिपति कैलाश बिल्कुल चुप बैठे थे। उनका भी यही मानना था कि जितनी जल्दी हो सके मृगांक से ही सहायता लेनी चाहिए, लेकिन विश्वा का क्रोध देखकर वे शांत थे। तभी आचार्य कश्यप भी वहां आ पहुंचे। आते ही उन्होंने विश्वा से कहा, विश्वा जी, यदि आपको ठीक लगे तो मैं अधिपति कैलाश को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। विश्वा आचार्य कश्यप का बहुत सम्मान करते थे। उनकी बात विश्वा टाल नहीं सकते थे। जी आचार्य जी, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं।
अधिपति कैलाश और पाणिक जब आचार्य कश्यप के साथ उनके घर पहुंचे तो वहां मृगांक पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसे देखकर अधिपति कैलाश को थोड़ी राहत मिली। वे मृगांक से बोले, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। क्या तुम्हें अधीश के बारे में कुछ पता है? मृगांक ने उन्हें आराम से बैठने के लिए कहा, फिर बोला, जी अधिपति, मुझे पता है, बल्कि बहुत पहले से मुझे सब कुछ पता है। अधिपति कैलाश और पाणिक दोनों हतप्रभ रह गए। पाणिक ने पूछा, कहाँ है अधीश? कब तक वापस आएगा? मृगांक 2 पल चुप रहा, फिर बोला, अधिपति, शायद आप इस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन अधीश को किसी जलपरी ने अपने माया जाल में फंसा लिया है। जलपरी शब्द सुनकर ही अधिपति और पाणिक चौंक पड़े। क्या? जलपरी? क्या मतलब है तुम्हारा? अधिपति ने फिर पूछा। हाँ अधिपति, मैं सच कह रहा हूं। आपको याद होगा, उस टापू से विश्वाजी को लाने के बाद अधीश कई दिनों तक गुमसुम रहता था। मृगांक ने पूछा। अधिपति याद करते हुए बोले, हाँ याद है। क्या ये उसी कारण था, जलपरी के कारण? हाँ अधिपति, मृगांक ने उत्तर दिया। फिर उसने पूरी कहानी कह सुनाई। सारी बात जानने के बाद अधिपति बहुत अधिक विचलित लग रहे थे। उन्होंने पूछा, तुमने इस बारे में विश्वा को कुछ क्यों नहीं बताया? वो मुझसे नाराज हैं अधिपति, और शायद मेरी बात का विश्वास भी ना करें। मृगांक ने कहा। अच्छा, ऐसी क्या बात हो गई मृगांक? मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं। अधिपति ने कहा। वो सारी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हमें अधीश को वापस लाने की योजना बनानी है, क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो खुद वहां से कभी नहीं लौटेगा। मृगांक ने कहा। वे सब मिलकर योजना पर विचार करने लगे। आचार्य कश्यप और मृगांक दोनों को ही इस बारे में अच्छा ज्ञान और अनुभव था, अतः अभियान की कमान मृगांक को सौंपी गई और वे सब नदी की ओर चल पड़े। अधीश के गायब हो जाने के बाद माधवी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो किसी तरह शांत ही न होती थी। अमृत और देवयानी उसे ढांढस बंधा रही थी। रो मत माधवी, वो जल्दी ही लौट आएंगे, अमृत कहती। माधवी के साथ दोनों बच्चे मल्लिका और नील भी रोए जा रहे थे। उस दिन किसी ने भोजन भी नहीं किया। सभी अधीश के लिए परेशान थे। उधर अधीश खुद भी काफी परेशान था। वो दासी के पीछे चलता हुआ राजकुमारी के महल में जा पहुंचा। उस महल की भव्यता और सुंदरता देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे देखकर जल्दी से एक दासी भीतर की ओर भागी। शायद वो राजकुमारी को सूचना देने गई होगी। चलिए, आपको भीतर बुलाया है, उसने वापस आकर कहा। अधीश भीतर चल पड़ा। तब तक उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन राजकुमारी को देखते ही तो रहा सहा क्रोध भी गायब हो गया। वो न जाने कब तक मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। तभी उसकी हंसी गूंजी और अधीश को जैसे होश आ गया। वो अपनी हंसी को नियंत्रित कर और मुस्कुराते हुए बोली, बस देखते ही रहेंगे, बैठेंगे नहीं। उसकी आवाज सुनकर अधीश को लगा जैसे कहीं कोयल कूक रही हो। इतनी प्यारी और कोमल आवाज में उसका आग्रह सुनकर अधीश चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस राजकुमारी पर टिकी हुई थीं। अधीश को लग रहा था कि उसका खुद पर वश नहीं रहा। वो चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसकी आंखों को उस राजकुमारी के चेहरे पर बांध दिया हो। क्या देख रहे हैं? राजकुमारी ने फिर पूछा। अधीश ने संकोच से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाया। घबराइए मत, आप यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं, उसने कहा। लेकिन मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? अधीश ने पूछा। 2 पल वो राजकुमारी चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम मणिमाला है और मैं इस क्षेत्र के जलदेवता की पुत्री हूं। मैंने कई महीने पहले तुम्हें एक वन में देखा था। तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी थे। मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रभावित हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी वहां आ गया। मैं तुमसे बात नहीं कर सकी। तुम्हें पता भी नहीं मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। इतना कहकर वो थोड़ा शर्मा गई। आखिर थी तो स्त्री ही, भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अपने ही मुंह से इस तरह प्रेम निवेदन करने में लाज तो आनी ही थी। ये सुनकर अधीश समझ गया, ये उस समय की बात कर रही है जब वो मंदार जाने के लिए घर से निकला था।
तुम वहां क्या कर रही थी, उस घने जंगल में? अधीश ने पूछा। मेरी प्रिय सखी से मिलने गई थी, मणिमाला ने बताया। लेकिन अधीश को बिल्कुल याद नहीं था कि उसने पहले कभी मणिमाला को देखा हो। अधीश को सोच में डूबा देखकर उसने पूछा, क्या तुम याद करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं आएगा। हम दोनों ही उस समय दूसरे वेश में जंगल में भ्रमण कर रहे थे, छिपकर ही तुम्हें देखा था। लेकिन मैं यहां कैसे आया, मुझे कुछ भी याद नहीं है, अधीश ने पूछा। मणिमाला थोड़ा शर्माकर बोली, आपको यहां लाने के लिए मुझे एक मायाजाल बिछाना पड़ा, वरना क्या आप कभी अपनी मर्जी से यहां आते? अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मेरे परिवार वाले मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, अधीश ने कहा। मणिमाला के सुंदर चेहरे पर उदासी छा गई। धीमी आवाज में वो बोली, मैं अब आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मुझे यहां से जाना है मणिमाला, मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है, अधीश ने उसे समझाते हुए कहा। वो चाहकर भी मणिमाला पर गुस्सा नहीं कर पा रहा था। तभी एक दासी दौड़ती हुई भीतर आई और घबराकर बोली, राजकुमारी, राजकुमारी, एक पुरुष जबरदस्ती महल में घुस आया है और सभी राक्षसों को उसने बेहोश कर दिया है। अचानक मणिमाला का सुंदर चेहरा क्रोध से जलने लगा। वो फुफकारती हुई सी बोली, उसे मेरे सामने लेकर आओ। अधीश समझ गया कि हो ना हो ये पुरुष मृगांक ही है। सिर्फ वही है जो अधीश से बार बार सावधान रहने को कहता था, और वही यहां भी आ सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। थोड़ी देर बाद मृगांक खुद वहां आ गया। अधीश को देखते ही मृगांक के चेहरे पर संतोष के भाव उभरे। अधीश, तुम ठीक तो हो ना? उसने पूछा। हाँ मृगांक, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अधीश ने कहा। अधीश इससे आगे कुछ बोलता, लेकिन मणिमाला पहले ही चीख पड़ी, तुम यहां क्यों आए हो? मृगांक मुस्कुराते हुए बोला, तुम अधीश जैसे भले व्यक्ति को तो बहला सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूं मणिमाला। अधीश चौंक पड़ा। मृगांक इसका नाम कैसे जानता है? अधीश ने सोचा। क्या हुआ अधीश, आश्चर्य हो रहा है ना कि मैं इस जादूगरनी को कैसे जानता हूं? मृगांक ने कहा तो अधीश ने हां में सर हिला दिया। मृगांक आगे बोला, यह इसका काम ही है। लेकिन वो आगे बोल नहीं सका। मणिमाला जोर से चीख पड़ी, पकड़ो इस शैतान को दासियों। दासियां मृगांक की ओर बढ़ीं, लेकिन अब वे सुंदर कोमल शरीर वाली दासियां नहीं थीं, भयंकर रूप वाली राक्षसियां बन गई थीं। मृगांक ने अपना एक हाथ ऊपर किया, वे सभी दासियां अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गईं। ये देखकर वो मायावी राजकुमारी भी दंग रह गई। मृगांक फिर हंसा, क्या हुआ मणिमाला, मुझे अपने जादू से बेहोश नहीं करोगी? इतना कहकर वो तेजी से मणिमाला की ओर बढ़ा, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। हवा में उसकी आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगी मृगांक, और हर बात का बदला तुमसे लूंगी। अगले ही पल वहां से सब गायब हो चुके थे। वो जगह एक निर्जन रेगिस्तान में बदल गई। महल का तो नामो निशान तक नहीं था, ना ही पहले वाला उजाला, एकदम घना अंधेरा। अधीश ने चौंक कर चारों तरफ देखा। ये क्या हुआ मृगांक? मृगांक बोला, उस मायावी जादूगरनी ने अपना जादू समेट लिया है, और क्या, अब चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। लेकिन अधीश तो जैसे अभी संभल भी नहीं पा रहा था। वो घबरा कर चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने गहरे अंधकार में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मृगांक ने उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद करने को कहा। कुछ ही देर में वे दोनों टापू पर खड़े थे। वहां अधिपति कैलाश और आचार्य कश्यप नदी किनारे हवन कर रहे थे। कुछ देर अधीश और मृगांक वहां खड़े रहे। हवन समाप्त कर जब अधिपति और आचार्य कश्यप उठे तो तुरंत ही उन्होंने अधीश को गले लगा लिया। कहां चले गए थे तुम बेटे? आचार्य ने कहा। आचार्य जी, वो जादूगरनी से नदी के नीचे वाले रेगिस्तान में ले गई थी। यदि कुछ और देर में वहां नहीं पहुंचता तो ये शायद उस महल का राजा बन जाता। मृगांक ने कहा तो सभी हंस पड़े, लेकिन अधीश झेप गया। वे सब घर की ओर चल पड़े, लेकिन अधीश के मन में अब भी मणिमाला की आवाज गूंज रही थी। यही सब सोचते सोचते वे सब महल में वापस पहुंच गए। घर वाले अधीश को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आज एक बार फिर मेरे मित्र ने ही मेरी जान बचाई है। ये कहकर अधीश ने जब मुड़कर देखा तो मृगांक वहां नहीं था। कहां गया था मृगांक?
क्या सच में मणिमाला वापस लौटेगी? क्या अधीश कभी इस माया जाल से बच सकेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।